जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम चुनाव के समय सुनते हैं, आदर्श आचार संहिता, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये आदर्श आचार संहिता क्या होता है, इसे क्यों लगाया जाता है और इसका असर किन किन लोगों पर पड़ता है? तो आज हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं और समझने वाले हैं बहुत ही आसान भाषाओं के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले बात करें कि आदर्श आचार संहिता का मतलब क्या होता है। तो इसको ऐसे समझिए कि जब देश में या किसी राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाता है तो उसी समय से लागू किया जाता है आदर्श आचार संहिता। यानी कि ये एक नियम होता है, ये एक दिशा निर्देश होता है, ये एक गाइडलाइन होता है उन सभी राजनीतिक दलों के लिए और सरकारी अधिकारियों के लिए, और उन्हें इन नियमों का, इन दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। तो ये हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि चुनाव के तारीखों जब ऐलान हो जाता है तो उस समय भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक दिशा निर्देश जारी किया जाता है, यानी कि उस समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए एक इंस्ट्रक्शन जारी किया जाता है, गाइडलाइन जारी किया जाता है, और उन गाइडलाइन को, उन नियमों को पालन करने की जिम्मेदारी हर एक राजनीतिक दल को है और हर एक सरकारी अधिकारियों को है। इसी को हम कहते हैं आदर्श आचार संहिता। तो अभी आपको समझ में आ गया कि आदर्श आचार संहिता क्या है। अभी आप बात करें कि आदर्श आचार संहिता का उद्देश्य क्या है, यानी कि इसका मकसद क्या है, ये चीज नियम लाने के लिए या दिशा निर्देश देने के लिए इसके पीछे के रीजन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए, इसका उद्देश्य ये है कि यानी कि आदर्श आचार संहिता लागू करने से होता यह है कि चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और ईमानदारी से संपन्न कराना। यानी कि जब ये नियम को लागू कर दिया जाता है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा में, तो उसके थ्रू क्या होता है कि चुनाव को निष्पक्ष तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से और ईमानदारी तरीके से कंप्लीट किया जाता है, संपन्न किया जाता है। इसलिए लागू किया जाता है क्या, आदर्श आचार संहिता। अभी आपको क्लियर हो गया कि ये आदर्श आचार संहिता का उद्देश्य क्या है, यानी इसके लाने के पीछे का इसके क्या मकसद है। अब आगे बात करें कि आचार संहिता के इतिहास क्या है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें इसके इतिहास के, तो भारत में पहली बार आचार संहिता 1960 में केरल विधानसभा के दौरान में लागू किया गया था। यानी सबसे पहले भारत में 1960 में केरल विधानसभा के दौरान लागू किया गया था आचार संहिता। उसके बाद 1962 के लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने इस आचार संहिता को हर एक राजनीतिक दलों को इसे अपनाने के लिए प्रस्ताव दिया। उसके बाद फिर 1967 के चुनावों से इसे पूरे देश में लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। यानी कि सबसे पहले 1960 में केरल विधानसभा से शुरू हुआ ये इसका लागू होने की प्रक्रिया, और बाद में 1962 के जो लोकसभा चुनाव हुआ वहां पर चुनाव आयोग ने सभी जितना भी राजनीतिक दल थे उन सभी में इनको मानने का, इन्हें अपनाने का प्रस्ताव दिया। और उसके बाद 1967 के जो चुनाव होने लगे, यानी हुए थे जो 1967 के चुनावों से इसे पूरे भारत में, यानी कि उसके पूरे देश में लागू करने की प्रक्रिया इसे शुरू हुआ। अब सवाल ये आता है कि क्या ये किसी कानून के तहत ये नियम को लाया गया या सिर्फ राजनीतिक दलों के सहमति से आया हुआ है। तो देखिए, इसका जवाब ये है कि नहीं, ये किसी संविधान के कानून से नहीं लाया गया है, बल्कि ये किसी कानून के तहत नहीं बनी है, बल्कि सभी राजनीतिक दलों की सहमति से बना हुआ है। यानी अगर पूछा जाए कि क्या आदर्श आचार संहिता कोई कानून के या किसी प्रावधान के जरिए से ये नियम को भारत निर्वाचन आयोग लागू करता है, तो इसका जवाब है नहीं। ये सभी राजनीतिक दलों के सहमति से बनाया हुआ एक नियम है जो सभी ईमानदारी के साथ पालन करते हैं। ठीक है। दूसरी बात, ये जो नियम है, यानी आदर्श आचार संहिता का जो रूल रेगुलेशन है, इसका गाइडलाइन है, तो इसका पालन करवाने का जिम्मेदारी किनके पास रहता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। तो इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इन नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। यानी ये सब जो भी
गाइडलाइन जो दिया जाता है वो तो उनके द्वारा दिया जा ही रहा है, यानी कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा, लेकिन इसका देख रेख, इसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही ढंग से कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, इसमें कोई फेरबदल करने की कोशिश कर रहा है, तो इन सब सारे जो भी चीज़ें हैं इन पर सभी निगरानी कौन रखता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रखता है। एक बात और कि अगर कोई पार्टी, कोई राजनीतिक दल या कोई सरकारी अधिकारी इन नियम को पालने का मतलब इन नियम का उल्लंघन करता है तो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा उस पर एक्शन भी लिया जा सकता है। ये भी चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब आगे बात करते हैं कि आचार संहिता की जरूरत क्यों पड़ी। देख, किसी भी चीज़ की जरूरत क्यों पड़ता है, जब उनपे कुछ गड़बड़ी होता है, जब उनमें कुछ कमियां होती है या उनमें कुछ सुधार लाने की ज़रूरत होती है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इन सारे चीज़ों के पीछे ही एक रीज़न होता है जिसके वजह से कोई भी चीज़ को लागू किया जाता है, यानी कोई भी चीज़ को अपनाया जाता है। यहाँ पर भी वही बात है कि आचार संहिता का लाने के पीछे का रीज़न ये है कि ताकि चुनाव जो है वो निष्पक्ष तरीके से और पारदर्शी तरीके से चुनाव को संपन्न किया जा सके। उसके बाद सरकारी मशीनरी जो होता है, यानी कि गाड़ियां हो गई सरकार के, आपके इमारतें हो गई, सरकारी कर्मचारी हो गया, उसका कोई मिसयूज ना करे, उनका कोई दुरुपयोग ना कर सके, इसके लिए भी आचार संहिता को लागू किया जाता है। उसके बाद भ्रष्टाचार और दबाव खत्म करने के लिए, करप्शन ना हो, कोई भी राजनीतिक दल किसी मतदाता के ऊपर कोई तरह का दबाव न डाले, कोई तरह का डराने का धमकाने का काम न करे, तो इन सब से भी बचने के लिए, इन सब से भी रोकने के लिए आचार संहिता को लागू किया जाता है। उसके बाद जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए भी आचार संहिता को लागू किया जाता है। अब आगे बात करें कि आचार संहिता जो जब लागू हो जाता है तो उस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि आचार संहिता के कुछ जो नियम है वो यहाँ पे दिया गया, जिसे हमें एक एक करके समझना बहुत जरूरी है। यानी कि आचार संहिता जब लागू होता है तो क्या करना है और क्या नहीं करना है उसको समझिए। यानी कि जब आचार संहिता लागू हो जाता है तो कोई भी उम्मीदवार है, यानी कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल धर्म, जाति, भाषा के नाम पर वोट नहीं मांग सकता है। जैसे मान लीजिए कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से तय कर दिया कि हाँ इतना तारीख से आपका चुनाव होंगे, और वो उन्होंने ये भी कह दिया कि उनका तारीख भी निकाल दिया गया, आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दिया गया। तो अब क्या होगा, कोई भी उम्मीदवार, कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं कह सकता है कि धर्म, जाति और भाषा के नाम पर हमको वोट दो। ये कहना गलत है। अगर वो ऐसा कहता है तो इनके ऊपर भारत निर्वाचन आयोग एक्शन ले सकता है। अब आगे बात करें कि जितना भी सरकारी गाड़ियां होती है, इमारतें होती है या कर्मचारी होता है, वो चुनाव प्रचार में उपयोग नहीं हो सकता है। यानी अगर कोई राजनीतिक दल ये चाहे कि किसी सरकारी कर्मचारी को हम अपना चुनाव प्रचार में लगा दें तो ऐसा संभव नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। उसके बाद जो सरकार की तरफ से जो गाड़ियां होती है, इमारतें होती है, कर्मचारियां होती है, इनका उपयोग भी हम चुनाव के प्रचार में नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद सरकार या मंत्री चुनाव के दौरान कोई नई योजना का घोषणा नहीं कर सकता है। यही बहुत बड़ा पॉइंट है, और कहीं ना कहीं ये जो लाइन जो दिया गया है यही मतलब सबसे बड़ा एक पॉइंट है पकड़ने का कि आदर्श आचार संहिता क्यों लागू किया जाता है। यहाँ जो अभी हम लोग पढ़ें कि सरकार या मंत्री चुनाव के दौरान कोई नई योजना का घोषणा नहीं कर सकता है। यानी इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि अभी चुनाव होने वाला है और कोई सरकार, यानी कि कोई राजनीतिक दल या कोई सरकार ये कहती है कि इस बार अगर हमारा पार्टी चुनाव जीत जाता है, इस बार हमारा सरकार बनता है, तो हम सारे किसानों का जो कर्ज है वो माफ़ कर देंगे, सारे जितने बेरोजगार हैं सबको हम 100% नौकरी दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि जनता के ऊपर एक गलत प्रभाव जा सकता है। यानी कि जैसे चुनाव होने वाला है और कोई बोल दिया कि हम जनता का, ये किसान का जो भी कर्ज है माफ़ कर देंगे, जनता को हम नौकरी देंगे, तो इससे क्या होगा कि जनता जो पहले सोच रहा था मान लीजिए किसी और को वोट देने के लिए, लेकिन कोई और यहाँ पर बोल दिया कि हम किसान का कर्ज को माफ़ करेंगे और सबको 110% नौकरी देंगे, तो इससे क्या होगा, ये जनता कन्वर्ट हो सकती है और दूसरा को मतलब वोट ना देकर जो ऐलान करेगा उसके तरफ
वोट दे सकता है और वो पार्टी जीत सकता है, यानी उसका सरकार बन सकता है। इसलिए इसका गलत इस्तेमाल किया भी जा सकता है। इसलिए इस गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए इसमें ये भी नियम दिया गया है कि ये सरकार हो या मंत्री चुनाव के दौरान कोई नया योजना का घोषणा नहीं कर सकता है। पहले से जो योजना चल रहा है वो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कोई भी नया योजना ले जा सकता है। जैसे कि हम अभी बताएं ना कि कोई ऐसा पहले से योजना तैयार करके नहीं रखा गया था, पहले से कोई इसके बारे में बताया नहीं गया था, और जब चुनाव हो गया तब कोई पार्टी कोई राजनीतिक दल आके बोलती है कि हम सब का कर्जा माफ कर देंगे, हम सबको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, यानी कि जनता को भड़काने के लिए, जनता को अपने तरफ खींचने के लिए अगर कोई भ्रमक या कोई फुसलाने बहलाने का अगर भाषण देता है, वादा करता है, तो वो ये गलत है इस लाइन के वजह से। उसके बाद मतदाताओं को पैसे, कोई सामान या किसी तरह का लालच से भी प्रभावित नहीं कर सकता है। यानी कोई भी उम्मीदवार, कोई भी राजनीतिक पार्टियां किसी भी मतदाता को, जो हम लोग वोट देने वाले हैं, तो हम लोग क्या हुए, मतदाता हुए, तो हम लोगों को लालच नहीं दिया सकता कि हाँ हम तुमको इतना पैसा देंगे, तुम हमको वोट दो, या चलो ये सामान ले लो, या फिर किसी तरह से मतलब कि उसको डराना धमकाना, किसी भी तरीक़ा से लालच में अपना तरफ खींचना, ये सब चीज़ प्रतिबंध होता है, इन सब चीज़ों पर रोक होता है। उसके बाद भाषणों में किसी उम्मीदवार के निजी जीवन पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है। यानी जैसे कि मान लीजिए हम एक राजनीतिक दल के नेता हैं, तो हम दूसरे राजनीतिक दल के नेता के निजी यानी पर्सनल उनके लाइफ के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। यानी उन्हें हम गलत या फिर भ्रामक या फिर उनके नीचा दिखाने के लिए कोई ऐसा बात नहीं कर सकते हैं जिससे उसका मतलब निजी जो पर्सनल लाइफ है उनके बारे में सार्वजनिक तरीके से बताना, भाषण देना, ये सारा चीज़ गलत है। तो आज हम लोग ने देखा कि आदर्श आचार संहिता होता क्या है और इनके बीच में क्या क्या नियम होती है, किस तरह से होती है, इनका जो पालन करवाने का जिम्मा होता है, वो हम लोगों ने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका चुनाव के दौरान जो भी नियम ये लाते हैं, इनका पूरा पालन करवाने का जिम्मा अपने पास रखती है। और ये भी हम लोग देखें कि आचार संहिता की ज़रूरत क्यों पड़ा और इसका पीछे का मकसद क्या होता है, इनका इतिहास क्या है, और आचार संहिता जब लागू हो जाता है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम लोग इन सारे सवालों के जवाब को ढूंढ लिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आदर्श आचार संहिता को भारत निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से क्यों जारी किया जाता है, क्यों दिशा निर्देश दिया जाता है, गाइडलाइंस दी जाती है। और हम लोगों ने ये भी देख लिया कि ये इसलिए आता है क्योंकि ताकि कोई भी सत्ता में बना हो या कोई राजनीतिक पार्टियां हो, किसी भी चीज़ का दुरुपयोग ना करे। और ये इसलिए भी लाया जाता है ताकि हर एक जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं वो सबको बराबरी का मौका मिले और वो अपना काम को अंजाम दे सके। यानी कोई किसी से छोटा नहीं, कोई किसी का बड़ा नहीं, सबको बराबरी का मौका मिलता है यहाँ पर इस आदर्श आचार संहिता के लागू हो जाने से। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, यानी कि आदर्श आचार संहिता क्या होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।